अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हिबा मुगल एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। सो जी, आज का टॉपिक हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर पर्सन को अपनी लाइफ में वो ज़रूर देखने में आता है, लेकिन वो अपनी इस थॉट को एंड अप इस बात पे करता है कि ये कोई स्पिरिचुअल रियलिटी है। जी हाँ, आज का टॉपिक हमारा है स्लीप पैरालिसिस पे। हम इसको देखेंगे कि ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, काजेज़ क्या हैं और इससे हम बच कैसे सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। सबसे पहले देख लेते हैं स्लीप पैरालिसिस होता क्या है। बेसिकली ये एक पर्सन के बोलने या मूव करने की एक टेम्पररी इनएबिलिटी होती है जो तब आती है जब वो अभी सोए और जागे की कैफियत में होता है, और इससे पैरासोमनिया का भी नाम दिया गया है। एक्चुअल में स्लीप पैरालिसिस का कोर मैकेनिज्म क्या होता है कि ये आपकी ट्रांजिशन के बीच में होता है, लाइक वेकफुलनेस और स्लीप। जब हमारा सोने का टाइम होता है तो हम अभी बिस्तर पे अपने लेटते हैं, तो अभी सिर्फ आंखें बंद की होती हैं, हमारा दिमाग जाग रहा होता है, हम उठे होते हैं लेकिन हमने आंखें बंद की हुई होती हैं। तो इसको कहते हैं हम REM स्लीप। अभी आप लेटे हो, वेकफुलनेस की कैफियत में हो और आप सो रहे हो। स्पेसिफिकली से REM का नाम दिया जाता है कि ये स्लीपिंग स्टेट ऐसी है जिसमें आप सोए जागे होते हो। इसमें एक कंडीशन आती है जी एटोनिया की। एटोनिया में क्या होता है कि जब REM स्लीप में आप होते हो तो आपकी बॉडी टेम्परेरी पैरालाइज हो जाती है और इस स्टेट को कहते हैं एटोनिया। एटोनिया आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये आपको बचाता है कि जो भी आप ख्वाब देख रहे हैं, जो चीज़ें महसूस कर रहे हैं, वो आप फिज़िकली उठ के ख्वाब में ही या सोए हुए की कैफियत में वो परफॉर्म ना फिजिकल एक्टिविटी करने लग जाएं। और स्लीप पैरालिसिस में क्योंकि आपका माइंड जाग रहा होता है, एटोनिया आपको बचाता है कि आप फुली कॉन्शियस रहें लेकिन आप अपनी मसल्स को मूव ना कर सकें और बोल ना सकें। ड्यूरेशन इसका ये होता है कि ये एपिसोड बहुत थोड़ी सी होती हैं, फ्यू सेकंड्स और अ कपल ऑफ मिनट्स। और यूजुअली ये आपको कोई अगर पास आपके बैठा हुआ और लेटा हुआ और ख्वाब में आप कोई ऐसा कोई फिजिकली मूव कर रहे हैं तो वो आपको हाथ से हिला के उठा सकता है और आपको आवाज़ दे सकता है और आप फ़ौरन अपनी रियल स्टेट में आ जाते हो। सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसके सिम्टम्स हर एक इंडिविजुअल पे सेपरेटली इफेक्ट कर रहे होते हैं और ये एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग भी हो सकते हैं कि जब एक पर्सन फुली अवेयर होता है कि वो ख्वाब में क्या देख रहा है और वो मूव करना चाह रहा है लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहा है, या वो बोलना चाह रहा है और उसे कोई ऐसी रूहानी ताकत आके उसका गला दबा रही है या उससे बातें कर रही है और वो फैम या रिएक्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा। तो इसके सिम्टम्स में बेसिक जो आते हैं वो आता है इनएबिलिटी टू मूव और स्पीक। प्राइमरली ये एक सिम्टम देखने में आता है दैट यू कांट मूव एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी और मेक अ साउंड। हेलुसिनेशंस की एक इसकी आती है सिम्टम्स के। मोस्ट कॉमन वो लोग जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उनको ये बहुत टेरिफाइंग सिचुएशन लगती है और इसको हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है इंट्रूडर हेलुसिनेशंस। आप अपने कमरे में किसी थ्रेटनिंग पर्सन की मौजूदगी को फील करते हो कि कोई भूत वगैरह आ गए हैं और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो और भागने की कोशिश करते हो लेकिन आप नहीं मूव कर पाते। एक होता है जी चेस्ट प्रेशर सफोकेशन, कि आप अपनी चेस्ट के ऊपर इतना प्रेशर फील करते हो कि कोई आपके सीने के ऊपर बैठा हुआ है या दबा रहा है, चोकिंग की सिचुएशन आपको आ गई है। वेस्टिबुलर मोशन एक हेलुसिनेशन की टाइप है और इसमें क्या होता है कि आप अपने आप को फील कर रहे होते हो फ्लोटिंग की सिचुएशन में, फ्लाइंग की सिचुएशन में और आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस देख रहे होते हो अपने ख्वाब में। इसमें एक आता है फियर और एंजाइटी का एलिमेंट आता है कि इतनी ज़्यादा ये देखने के बाद आप प्रेशराइज हो जाते हो कि आपके अंदर इंटेंस फीलिंग ऑफ फियर और इम्पेंडिंग डोम और पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब स्लीप पैरालिसिस की कुछ टाइप्स भी हैं। वैसे तो ये टर्म एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी में कैटेगराइज की गई है बेस्ड ऑन इट्स एसोसिएशन विद अदर कंडीशंस। लाइक पहली आ रही है जी आइसोलेटेड स्लीप पैरालिसिस, और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है जो एक बंदा खुद एक्सपीरियंस कर रहा होता है कि ये मेरे साथ हो रही है और इज़ नॉट लिंक टू एनी अंडरलाइंग स्लीप डिसऑर्डर। और ऑफनली ये पुअर स्लीप हाइजीन, स्ट्रेस और इरेगुलर स्लीप स्केड्यूल की वजह से ही होती है। फिर आता है रिकरेंट आइसोलेटेड स्लीप पैरालिसिस, RISP होता है। इसमें होता है मल्टीपल एपिसोड्स आती हैं आपको एक ही टाइम में जो लिंक कर रही होती हैं प्राइमरी डायग्नोसिस के साथ। इसको अगर हम नार्कोलेप्सी के साथ एसोसिएट करें तो हम देखते हैं कि स्लीप पैरालिसिस एक वन ऑफ द 4 क्लासिक सिम्टम्स है नार्कोलेप्सी का, जो एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो आपकी ब्रेन की उस एबिलिटी को अफेक्ट करती है जो आपकी स्लीप वेक साइकिल को हैंडल कर रहा होता है। इसके काजेज और रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत से काजेज ऐसे देखने में आते हैं लेकिन एग्जैक्ट काज अभी तक किसी को मालूम नहीं है, बट इट्स ऑफन लिंक टू अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। लाइक फर्स्टली इरेगुलर स्लीप पैटर्न हो सकते हैं, आपका वर्किंग सिचुएशन को इस तरह से आपकी इफेक्ट हुई होती है, आपने अपना वर्क एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया और आप लोगों की स्लीप डिस्टर्ब हुई हो, और इनकंसिस्टेंट बेड टाइम हो सकता है। स्लीप डेप्रीवेशन इंसोम्नियाज हो सकते हैं कि जो आप इनफ स्लीप नहीं ले पा रहे, अपने पूरे 7 से 9 घंटे की नींद पूरी नहीं कर रहे हो जो रिकमेंडेड है। स्लीपिंग पोजीशंस ठीक नहीं है कि आप अपनी
बैक को फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट करें टू इंक्रीज द लाइवलीहुड। मतलब स्ट्रेस और एंजाइटी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐड हो गया हुआ है। हाई मेंटल स्ट्रेस है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर की सिचुएशंस में है। मेंटल हेल्थ कंडीशंस की अगर बात करें तो बाइपोलर डिसऑर्डर या PTSD के जो क्लाइंट्स होते हैं उनका स्लीपिंग हाइजीन बहुत ज़्यादा पुअर हो गया हुआ था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती है। और बहुत सी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं लाइक नार्कोलेप्सी के अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनियाज हैं जो जेनेटिक्स आपकी है वो वेरी कर सकती है कि आपकी हिस्ट्री में स्लीपिंग पैरालिसिस पर्सन है जिससे आपके अंदर ये चीज़ ट्रांसफ़र हुई है। इसके अलावा अगर हम इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन की बात करें तो मोस्ट ऑफनली हर पर्सन के ऊपर इंडिविजुअली ये अफेक्ट कर रहा होता है सेपरेट। स्लीप पैरालिसिस हार्मफुल नहीं है, ये एक हार्मलेस और इनफ्रीक्वेंट कंडीशन है और इसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपको कभी कभी ऐसी चीज़ फील हो रही है दैट इज़ ओके। लेकिन मेन गोल इसका ये होता है कि हमने इन एपिसोड से बचना कैसे और अपनी स्लीप हैबिट्स को ठीक कैसे करना है। प्राइमरी ट्रीटमेंट तो इसका यही देखने में आता है कि आप अपनी स्लीप हाइजीन का ध्यान रखें, एक रेगुलर स्लीप स्केड्यूल मेंटेन करें, अपने टाइम पे बेड से उठें और वहाँ पे जाएं। और सारा दिन एक चीज़ इसकी होती है कि जिस जगह पे आपने सोना है, थेरेपिस्ट बहुत से ये चीज़ रिकमेंड करते हैं कि आपने सारा दिन उस जगह पे जाके बैठना भी नहीं है, सिर्फ जब आपका सोने का टाइम होगा तब आपने उस जगह जाके बैठना है। इसके अलावा अपना एक एम सेट करते हैं कि आपने 7 to 9 आवर्स की स्लीप पर नाइट अटेन करनी है। रिलैक्सिंग बेड रूटीन आपने फॉलो करनी है, स्क्रीन टाइम को अवॉइड करना है, हैवी मील्स को अवॉइड करना है, अल्कोहल और कैफीन्स को अवॉइड करना है, बेड टाइम से पहले एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली बट नॉट विद इन द 4 आवर्स ऑफ गोइंग टू स्लीप। अब इसके अलावा अपनी स्लीपिंग पोजीशन चेंज करनी है, अवॉइड करना है ऐसी पोजीशन को जिससे आपकी बैक ज़्यादा पेनफुल या स्ट्रेस में आती है। अब आपने डॉक्टर के पास कब जाना है? इफ़ द एपिसोड्स आर फ्रीक्वेंट दैट कॉज सिग्निफिकेंट एंजाइटी अबाउट गोइंग टू स्लीप और रिजल्ट इन एक्सेसिव डे टाइम टायर्डनेस, डॉक्टर आपको ट्रीट करेगा, आपके अंडरलाइन कंडीशन को हाईलाइट करेगा और रेयरली प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको किस मेडिकेशन की ज़रूरत है टू सप्रेस REM स्लीप। सो जी दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक यू एंड अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्लीप पैरालिसिस। डू फॉलो फॉर मोर।